गज़ल के निर्दोष होने की आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए ऐसा होता है ना, छूटें हम लेते आए हैं, और छूटें उर्दू में भी खूब ली गई हैं, हिंदी में भी खूब ली गई हैं। मैंने गज़ल सीखते वक्त ये महसूस किया था कि हिंदी गज़लकारों में कहने को तो हजारों लाखों लोग हैं। और आप देखिए कि हम केवल दुष्यंत और अदम को भी इसलिए खारिज कर दिया जाता है कि उसका शिल्प अच्छा नहीं है। तो इन नामों के अलावा फिर उसके बाद की जो पीढ़ी आती है हमारी, उस पे अगर हम बात करने को बैठें तो शिल्प के मामले में लगभग लगभग सारे खारिज हो जाएंगे, ज़हीर कुरैशी को छोड़ करके। हुआ क्या कि हिंदी गज़ल के नाम पर लोगों ने ये कह के फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि अगर जहाँ भी ऑब्जेक्शन उठा तो वहाँ पर से सीधा ये कहा गया कि ये तो हिंदी गज़ल है, हम हिंदी गज़ल लिख रहे हैं, इसलिए हमें कुछ छूटे हैं। वो असल में एक बचने के तरीके थे। हिंदी गज़ल का मतलब तो खैर आपको कई बार बता चुका हूँ, भाव, मुहावरा, शिल्प, बहुत सारी चीज़ें हैं, परिवेश वगैरह वगैरह। लेकिन लिखने वालों ने केवल जो बहर की छूटें थी वहाँ पर हिंदी गज़ल में उत्पात मचाना शुरू किया, नाजायज़ छूटें लेना शुरू किया, ये कह कर के हम हिंदी लिख रहे हैं। अच्छा, उन जब उसने कहा कि हम हिंदी में लिख रहे हैं गज़ल, तो उर्दू वालों ने छोड़ दिया उनका पीछा, और उनको कुछ नहीं कहा कि भाई जाओ, तुम जैसे तुमको मर्जी हो वैसे लिखो। तो ये हुआ क्या कि आप देखिए ना, ये मतलब दुष्यंत के बाद तक की पीढ़ी, बाद की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी आप देखेंगे ना, तो किसी के पास भी शिल्प मजबूत नहीं है। अच्छा, हिंदी गज़लकारों ने क्या किया कि केवल गज़ल को पकड़ी, लय पकड़ी, अधिकतर ने लय पकड़ी और किसी ने थोड़ा बहुत बहर को पकड़ा, उसके बाद में वो गज़लें कहने लगे। उसके बाद उन्होंने सीखना बंद कर दिया है। असल में दिक्कत यहाँ शुरू हुई, उन्होंने शिल्प को बहुत ढंग से समझा ही नहीं, केवल काम भर का समझ लिया और उसके बाद में वो धड़ाधड़ कहते गए। अच्छा, गुरु शिष्य की हमारे यहाँ परंपरा है नहीं, तो उन्होंने किसी को दिखाया भी नहीं, अपना जो जो लिखा उनके हिसाब से वो लिख करके डाल दिया, और उनको किसी ने टोका नहीं कि भैया हिंदी गज़लकार है, और वो लिखे गए। तो हुआ ऐसा कि मतलब शिल्प की दृष्टि से अगर देखने को जाएं तो गलतियों की भरमार है। अब मैंने जब ये चीज़ महसूस की कि अगर एक परफेक्ट गज़लकार का हिंदी में नाम लेना हो शिल्प के मामले में, तो हमको सोचना पड़ जाएगा। तो मैंने उस समय ये सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं अगर गज़ल कहूँगा तो शिल्प को बहुत अच्छे से समझने जानने के बाद में गज़ल कहूँगा, ताकि मेरी गज़ल पर कोई उंगली ना उठा सके। और बाद में जैसे जैसे लोगों में पहचान बढ़ती गई, वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ती गई कि मेरी गज़लें जो है वो कहीं गलत मिसाल ना बने। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा सीखते जाने की कोशिश की, और ख़ास करके शिल्प पर मैंने खूब मेहनत करी। इसलिए छूट की बात हो रही थी, तो छूट का फ़ायदा वहाँ उठाना है जहाँ पर कोई रास्ता ना बचा हो। और ऐसा मैंने पाया है कि ऐसे बहुत कम बार होता है, बहुत कम बार होता है कि आपको बेफालतू की छूट लेनी पड़ती हो, हाँ, बगैर फालतू की छूट लेनी पड़ती है, सॉरी। तो अ, कहाँ से चले गए, मैं उलझ गया हूँ। हम्म, बात छूट को लेकर की, आपने कहा कि मैं निर्दोष गज़ल कहना चाहता हूँ। तो कोशिश आप नहीं, सारे ही दोस्त मेरे, सारे ही साथी, कोशिश यही कीजिए कि गज़ल को निर्दोष कहा जाए। अच्छा, एक वाकया सुनाता हूँ मैं यहाँ पे। हुआ ये कि हरिराम समीप जी ने हिंदी गज़ल की परंपरा में 104 लोगों को छांटा अब तक हिंदी गज़ल के इतिहास में, जहाँ बिल्कुल अमीर खुसरो से शुरू करके कबीर, सूर्यकांत निराला, आपके क्या नाम है, भवानी शंकर, ऐसे बड़े बड़े लोगों से शुरू होकर के आए हैं, और चलते चलते अंत में अंतिम नाम मेरा है उसमें, और युवाओं में मैं हूँ। तो 104वां नंबर है मेरा उसमें। अच्छा, उस 104 नंबर में
मेरे सिलेक्शन को लेकर के एक दूसरे वरिष्ठ गज़लकार और आलोचक ने हरिराम समीप जी से पूछा कि आपने अनमोल को किस तरह से हिंदी गज़ल में शामिल किया, वो हिंदी गज़ल का कैसे हुआ। क्योंकि मेरी गज़लें पहली दृष्टि से देखने पर जो ठेठ हिंदी वाले लोग हैं उनको अखरती है कि इसके पास मिश्रित चीज़ें हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो समीप जी का जवाब केवल ये था कि आप उसकी गज़ल में एक मिसरा ऐसा ले आइए जिसमें शिल्प का कोई दोष हो। ये बात समीप जी ने मुझे खुद कही थी, और ये मेरे लिए किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं थी। वो इसलिए कि मेरे इतने सालों की जो मेहनत थी, मैं करीब 5 सालों से शिल्प पर मेहनत कर रहा था, उसका ये इनाम था। और मैंने इसीलिए कोशिश की थी कि मेरा कोई जो मिसरा जो है वो ख़राब ना जाए, वो गलत मिसरा मैंने इस्तेमाल कर लिया हो कहीं शिल्प, और ऐसा कोई उदाहरण देखने को ना मिले। और समीप जी का ये कहना मेरे उस 5 साल के पूरे काम पर, मेहनत पर एक ठप्पा था। तो अपने आप को इतना मजबूत करना 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 है हमको कि आगे जो है ना, हमको मतलब लोग खारिज न कर सकें किसी तरह से। अगर हम भाव, शिल्प, किसी भी तरह से अगर हम जितनी मेहनत करेंगे उतना निखर के आएंगे। और जितना निखर के आएंगे, आप जो है शिल्प पर काम करिए, भावों पर काम करिए, ताजगी पर काम करिए, शब्दावली पर काम करिए अच्छे अलग अलग तरह की लेकर के। और उसके बाद देखिए आपको कौन आलोचक खारिज करता है, या कोई कौन सा ऐसा संकलन है जो आपके बगैर निकल आता है। तो हम आपको हमको बस यही सोचना है, सारे ग्रुप के जो मेरे दोस्त हैं उन सबको केवल यही सोचना है कि हमको निर्दोष होना है। हमको अपनी गज़लों को निर्दोष रखना जितना पॉसिबल हो। हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन कोशिश हम पूरी कर सकते हैं।